स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अबे तुम लोग वैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, दिमाग मेरा चल नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 6 ब्रेक में देखते हैं, ठीक है। यूनिट 6 हम लोग कर रहे थे भाई, हम लोग कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज कम टू पेज 1.35। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं? 5। सबसे पहले ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है मैं लिखूंगा, तुम लोग भी लिखोगे। यहां पे देखो, यहां पे हेडिंग दिख रहा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहीं पे ऊपर लिखना when both the parties to the contract when both the parties to the contract when both the parties to the contract are relieved relieved R-E-L-I-E-V-E-D relieved from their obligations comma, the contract is said to be discharged. The contract is said to be discharged. The contract is said to be discharged. क्लियर है? मेरी बात को सुनो यार। ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आज दो पार्टीज है, दोनों किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस किया है। जब दोनों का प्रॉमिसेस खत्म हो जाए, जब दोनों ही अपने प्रॉमिसेस से बरी हो जाए, रिलीव्ड हो जाए, तब कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। नाउ डिस्चार्ज के कितने तरीके? वहीं पे नीचे 5 तरीके लिखे हुए हैं। इसमें से 5 में से 4 हम लोग कर चुके थे ना। मैं हल्का से एक बार रिकैप करा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पहला तरीका क्या भाई? परफॉर्मेंस। अरे यार दोनों पार्टीज अपने अपने हिस्से का परफॉर्मेंस अगर पूरा कर दें तो प्रॉमिस खत्म, परफॉर्मेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। तो परफॉर्मेंस एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? म्यूचुअल कंसेंट। आपसी सहमति से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो या बदल लो। आप लोग आपसी सहमति से दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो या बदल लो। तो अरे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे या बदलोगे तो आपके ऑब्लिगेशंस चेंज होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्लिगेशन रिलीव होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। नाउ म्यूचुअल अग्रीमेंट के कितने केसेस थे? 6 केसेस थे। नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर, ऑल्टरेशन, मर्जर, 6 केसेस थे। तीसरा तरीका क्या है? बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तब तो वैलिड था, पर बाद में जाके हालात कुछ ऐसे बदले, कुछ ऐसा चेंज हुआ कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना संभव नहीं है। अब वो संभव नहीं है, तो अब हम लोग इसको बोलते हैं दैट द पार्टीज आर, मतलब ये क्या बोलते हैं, अब ये परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो अब वो खत्म हो गया, पार्टीज आर डिस्चार्ज, दैट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। चौथा ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ हो गया या पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया। अब पांचवा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच, क्वाइट।
सही है, बातचीत करेंगे हम लोग। लिखना हो गया। ब्रीच का मतलब होता है कि वन ऑफ द पार्टीज अपने हिस्से का ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा है या नहीं करेगा, दैट इज ब्रीच। तो ब्रीच अगर हुआ है तो डैमेज देना पड़ेगा। अगर एक पार्टी अपने हिस्से का परफॉर्मेंस नहीं करेगा, ब्रीच करेगा, ब्रीच मतलब तोड़ दिया, पीछे हट गया, तो ही और शी विल हैव टू पे डैमेजेस टू दी अदर पार्टी। अब देखो ब्रीच दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। दोनों ही ब्रीच है, दोनों ही ब्रीच है। एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या है, जब बात हुई थी ना परफॉर्मेंस करने की, उस वक्त ब्रीच कर दिया, नहीं किया, तो दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी मतलब क्या होता है, एंटिसिपेशन का मतलब होता है पहले से हम लोग को अंदाजा था, एंटिसिपेशन मतलब एडवांस में। तो यहाँ पे एंटिसिपेटरी में क्या होता है, वो पार्टी पहले से ही बता देता है सामने वाले पार्टी को कि हम शायद अब नहीं कर पाएंगे ये पूरा, ठीक है, देन दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेशन मतलब क्या, आपको पहले से ही अंदाजा था कि नहीं, तो आपने पहले बता दिया पार्टी को, सामने वाले पार्टी को, कि एडवांस में बता दिया कि ये हम ड्यू डेट के दिन जब भी होगा हम नहीं कर पाएंगे, दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सोचो कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब ओकेजन है, कोई सेरेमनी है, कोई फंक्शन है, तो वहां पे केटरिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई भी फंक्शन में खाना पीना तो एक नेसेसरी पार्ट है, वरना फंक्शन किस बात का, ठीक है। तो देयर हैज टू बी सम खाने पीने का प्रयोजन इन एनी काइंड ऑफ ओकेजन ऑफ फंक्शन। यू कैन नॉट इमेजिन एनी इंडियन सेरेमनी, मरने तक में आप इमेजिन नहीं कर सकते बिना खाना पीना के होगा। मरेगा भी तो उसमें तो खाना पीना होता है ना, वो कितना दिन होता है इसमें को याद नहीं है, होता है 12, 13, 14 होता है, पता नहीं, ठीक है, छोड़ जो भी, मतलब हर टाइप ऑफ फंक्शन ओकेजन में खाना पीना से इंटेग्रल पार्ट। तो आपने केटरर से बात कर रखी थी। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होगा जिस दिन ओकेजन है उस दिन वो गायब है, जब जरूरत थी, जब परफॉर्मेंस का जो मेन दिन था उस दिन वो गायब है, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है, आपने 1 महीना पहले बुकिंग कर दिया था केटरर को कि फंक्शन है हमारा सामने वाले दिन, फंक्शन के 10 दिन पहले, फंक्शन के 10 दिन पहले उस केटरर ने आपको फोन कर बता दिया कि सर सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अब आपको किसी दूसरे का बंदोबस्त करना पड़ेगा अर्जेंटली। देखो ब्रीच तो ब्रीच है, क्या बोल, ठीक है, तो हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इधर एक बार सुनो यार, ब्रीच तो ब्रीच है, चाहे आप ड्यू डेट के दिन करो, चाहे आप एडवांस में बता के करो, ब्रीच तो ब्रीच है। चाहे आप एकदम ड्यू डेट पे बताओ, चाहे आप पहले से बताओ, ब्रीच तो ब्रीच है। लेकिन ज्यादा नुकसान किसमें है, यहाँ ज्यादा नुकसान है, बिकॉज इसमें सामने वाली पार्टी को रेमेडी भी नहीं कि कुछ और बंदोबस्त कर पाए। अचानक से आप फंक्शन के दिन ही अगर मना कर दोगे हम नहीं कर पाएंगे, तो अब अचानक से केटरर कहां से लेके आएंगे। लेकिन 10 दिन पहले ही बता दोगे तो आई कैन पॉसिबली अरेंज फॉर अनदर केटरर, आई विल हैव टू पे हायर प्राइस, पर अरेंज हो सकता है। ज्यादा खतरनाक ये है, ठीक है। देखो गलत तो दोनों ही है, ये भी गलत है वो भी गलत है, पर ज्यादा गलत कौन है, ये, ठीक है। जब एकदम एंड मोमेंट आ रहा है उसमें मना कर दिया नहीं हो पाएगा, तो एकदम ज्यादा गलत है। नाउ इन दोनों ही केसेस में द अदर पार्टी विल क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द ब्रीचिंग पार्टी, ये सही है कि नहीं है। अच्छा, ब्रीच करने से कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो अब तो डिस्चार्ज हो गया, अब जो होगा वो रेमेडीज होगा। अब सामने वाले पार्टी जिसके साथ बेचारे के साथ गलत हुआ है उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है वो हम लोग को सीखना है। नीचे आओ, 1.38 1.38 पे आप देखो, नंबर ई दिख रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके नीचे पहला क्या लिखा है बोलो, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है ड्यू डेट के पहले एडवांस में बता देंगे कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, तो ये वो एंटीसिपेटरी ब्रीच। नीचे जाओ देखो एक्चुअल ब्रीच भी मिलेगा, मिला एक्चुअल ब्रीच, मतलब ड्यू डेट के दिन बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। तो अभी एंटीसिपेटरी एंड एक्चुअल ब्रीच इज ओके विथ यू, ओके। अब नेक्स्ट पेज में मूव कर जाए। अब देखो अगले पेज में एक बड़ा हेडिंग चालू हो गया, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ बिग टॉपिक, इज गोइंग फॉर 3 पेजेस, ठीक है। मैं डिस्कस करूं, ये मिटा देते हैं, मिटा दो।
ये लिख लो, मैं समझाऊंगा, फिर कुछ नोट्स भी बोलूंगा, वो अपने लिखेंगे। हाँ, ठीक है, डिस्कस करें। ओके, तो अग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? अग्रीव्ड मतलब जिसको दुख पहुंचा है। ग्रीफ मतलब सुने हो, ग्रीफ मतलब सौरो, दुख। ठीक है, ग्रीफ GRIEF सुना होगा। ग्रीफ मतलब सौरो, दुख। तो अग्रीव्ड मतलब जिसको दुख पहुंचा है। एक पार्टी वो है जो ब्रीच कर रही है और दूसरी पार्टी वो है जिसको ग्रीफ पहुंच रहा है। तो रेमेडी तो अग्रीव्ड पार्टी को मिलेगा ना, ब्रीचिंग पार्टी को थोड़ा रेमेडी मिलेगा। रेमेडी किसको मिलेगा? अग्रीव्ड पार्टी को। तो अग्रीव्ड पार्टी के पास कितने टाइप के रेमेडीज हैं? 5। क्या वो पांचों रेमेडी मांग सकता है क्या? नहीं। लिखो नोट, नोट नीचे नीचे। हाँ, इसको ये खत्म हो गया ना, इसके नीचे लिखो नोट। Aggrieved party can claim, aggrieved party can claim one or more remedies. Aggrieved party can claim one or more remedies. One or more remedies, but not all. But not all, comma, depending on the type of loss suffered, depending on the type of loss suffered। ठीक है, आपको जिस तरह का नुकसान पहुंचा उसके अनुसार आप 5 में से कोई भी रेमेडी मांग सकते हो। कई बार 2 भी मांग सकते हैं, 3 भी मांग सकते हैं, पर 5 नहीं मांग सकते। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द रेमेडी इज रेसेंड। जैसे सपोज मान लो हम लोग कौन है? अग्रीड पार्टी। सामने वाले पार्टी ने ब्रीच किया, हम लोग कौन है? अग्रीड पार्टी। वो बोल रहा है कि वो अपने हिस्से का प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा, तो हम भी बोलेंगे हम भी नहीं करेंगे। जाओ, अब तक हमने भी नहीं किया था, उसने नहीं किया तो अब तक हमने भी नहीं किया था। ठीक है, तो वो मना कर रहा है, तो हम लोग बोले हम भी मना कर रहे हैं, बात खत्म। जाओ, हैप्पी एंडिंग हो गया यहाँ। तो ये तो हैप्पी एंडिंग है। वो परफॉर्म नहीं करेगा तो हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। एकदम क्लियर बात है ना? ये एक तरीका है। तो दैट इज वन रेमेडी। उसने नहीं किया तो हम भी कैंसिल, हम भी फिर अपना दायित्व पूरा नहीं करेंगे। ऐसा कई बार नहीं होता है,
तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं भी ये काम नहीं करूंगा, इट्स लाइक दैट। तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, उस तरह का कि वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा तो फिर हम भी अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, मना कर देंगे। एकदम क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो, कोई पेंटर आया जो तुम्हारे घर की दीवारों पे पेंट करने वाला था, तो 1 महीने का काम था तुम्हारे घर का पेंट पूरा करने का। 2 दिन आया वो, और फिर 2 दिन बाद आधा करता था पेंट करके भाग गया, बोला अब नहीं आएंगे। तुमने अभी तक उसको पैसा एक भी दिया नहीं था, तो नहीं देंगे, ठीक है ना? वो 2 दिन पेंट करके भाग गया, पूरा खत्म नहीं किया, 30 दिन का काम था, तो हम भी फिर पैसा नहीं देंगे। ये एक तरीका है कि नहीं? तो 2 दिन अनफिनिश करके गया, हम भी फिर पैसा नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे पैसा। तो दैट इज वन रेमेडी कि आप अपना काम नहीं करोगे, हम भी अपना प्रॉमिस नहीं करेंगे। आई एम हैप्पी विद दैट, लेट अस सेपरेट, जाओ अपना, हम भी अपना अलग, हम लोग का हैप्पी एंडिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एक तरीका। दूसरा तरीका डैमेज मांगने का। दूसरा तरीका मतलब डैमेज। आपने अचानक से परफॉर्मेंस से पीछे हटे हो आप, और उससे क्या हम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो हमें जो भी नुकसान हो रहा है हमें उसकी कीमत आपसे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने केटरर बुक किया था अपने घर के फंक्शन के लिए, एंड मोमेंट पे केटरर नहीं पलटा, तो ये तो भारी नुकसान हुआ है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग उससे डैमेज क्लेम करेंगे कि उसके नहीं आने की वजह से हम लोगों को अर्जेंटली खाने पीने का जो भी बंदोबस्त करना पड़ा, उसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा कीमत लगा वो हम लोग उससे क्लेम करेंगे। तो हमें जितना नुकसान पहुंचा हम उससे क्लेम करेंगे। मैं एक बात बोलना चाहूँ, हर बार ये संभव नहीं है, पढ़ाया जा रहा है पर हर बार ये संभव नहीं है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एयरलाइन बुक किया था तुमने सवेरे 5 बजे का, तुमको कहीं जाना था, सपोज तुमको यहाँ से दिल्ली जाना था, कोई ओकेजन है, कोई मुझे सपोज दिल्ली जाना है, ओके, और कोई सेमिनार था, वहाँ पे मुझे स्पीच देना है, अर्जेंट है, सीए इंस्टीट्यूट का सेमिनार है, मुझे बुलाया गया है, 10 बजे का सेमिनार का टाइम है, तो मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। मैं पहुँचता हूँ, बोलता है कि वो फ्लाइट तो कैंसिल हो गया। टिकट कितने का था? 8,000 रुपये का टिकट था। कितने का? 8,000 रुपये का। फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो मैं बोला यार मेरे को नहीं पता, आप लोग कुछ और बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि 10 बजे सेमिनार है तो मुझे तो पहुंचना ही है। तो वो लोग बोले कि एक दूसरी प्लेन है उसमें आप जा सकते हो। बोला ठीक है जाएंगे। बोला पर उसमें इकोनॉमी क्लास में सीट अवेलेबल नहीं, बिजनेस क्लास में लेना पड़ेगा 35,000। अब मेरे को दर्द हो रहा है, 8,000 के बदले अब मेरा कितना लगेगा? 35,000। तो मेरा मन तो कर रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा लॉस कितने का हुआ है? 27,000। मुझे एक्स्ट्रा लॉस कितने का हुआ? डैमेज 27,000। तो मेरा मन कर रहा है कि वो पहली वाली एयरलाइन कंपनी जिसने कैंसिल किया है उससे 8,000 तो रिफंड लेंगे और 27,000 का डैमेज और लेंगे, क्योंकि मेरा तो लग रहा है ना 35,000। पर होता क्या कि नहीं कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि ये एयरलाइन वाले इतने शाणे होते हैं, इतने शाणे होते हैं। जब आप टिकट बुक करते हो ना तो इनका टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स होता है, ऑनलाइन वो टिक करा लेते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है कि किसी भी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से, एंड द लायबिलिटी ऑफ द एयरलाइन कंपनी विल बी लिमिटेड टू ओनली रिफंडिंग बैक योर टिकट फेयर, दैट्स ऑल। तो कुछ डैमेज भी क्लेम नहीं कर पाओगे, जबकि एक्चुअल डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है? बॉस एक्चुअल डैमेज हुआ है। तो अब जीवन में ऐसा होता है, हर बार हर चीज बराबर नहीं हो पाएगा। कई बार जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होगा ही, उसका कुछ उपाय नहीं तो बोलेगा सर उसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, मर्डर कर दो जाके एयरलाइन वाले का। पर कोई वो करना संभव नहीं है ना, मतलब मर्डर कर देंगे तो उसका भी तो कॉन्सिक्वेंस है। देखो मर्डर तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कर देंगे, पर उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी तो झेलना पड़ेगा ना। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़ा है, विच वी डोंट वांट टू झेलो, मतलब ठीक है। तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, तीसरा सबसे भयंकर तरीका है, और कोर्ट जल्दी से ये वाला आपको देगा नहीं। हम लोग अग्रीड पार्टी हैं, वो सामने वाला पार्टी पीछे हट रहा है, बोला नहीं करेंगे परफॉर्म, और हम लोग बोले नहीं कर परफॉर्म। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब उसको मजबूर करें, बोला कर परफॉर्म, वो बोल रहा है परफॉर्म नहीं करेगा, तो हम लोग कोर्ट को बोल रहे हैं कि इसको बोलो परफॉर्म करेगा, मतलब ब्रीच कर ही नहीं पाएगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। कोर्ट जल्दी से ये वाला रेमेडी नहीं देता है, इट इज रिटन बट जल्दी से नहीं देता, बिकॉज जो नहीं करना चाहता ना उसको भगवान भी मजबूर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? जो अपना प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा नहीं करना चाहता उसको तो भगवान भी मजबूर नहीं करता, कोर्ट क्या कर लेगा? ठीक है, कोर्ट अगर उसको बोल भी देगा कि तुमको करना पड़ेगा और वो घटिया तरीके से करके चला गया तो जल्दी से ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो नहीं पाता, इट्स वेरी हार्ड। पर कुछ कुछ जगह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई एंटीक खरीदना है, एंटीक मतलब वो पुराने जमाने की वो सब नहीं होती एंटीक्स, मुझे कोई एंटीक खरीदना है, बहुत ही पसंद आया था मुझे वो एंटीक, 3 लाख रुपए का है। कितने का है? 3 लाख रुपए का है।
कोई राजे महाराजे का तलवार है, ठीक है, तो सपोज मुझे वो खरीदना है एंटीक, कितने का, 3 लाख का। तो मेरा इस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि 19 तारीख को ये मेरे को वो तलवार देगा एंड आई विल पे हिम 3 लाख रुपीज, ठीक है। अब देखो क्या बदमाशी किया ये बदमाश इंसान, ठीक है, ये किसी और से जाके बात कर लिया उसी तलवार का 5 लाख रुपए का, तो अब ये मेरे को नहीं देना चाहता 3 लाख में, किसी और को देना चाहता है, ठीक है। ऐसे केसेस में मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, बोलूंगा इसको बोलो स्वॉर्ड बिलोंग्स टू मी, किसी और को नहीं दे सकता। वहां पे कोर्ट करवा देगा, कोर्ट उसको मजबूर कर देगा, किसी और को नहीं दे सकते, हमको ही देना पड़ेगा 3 लाख में। तो कभी कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, ऐसा होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब सामने वाला पीछे हट रहा था ना, पीछे नहीं हट पाएगा, कोर्ट उसको मजबूर कर देगा कि जो आपने बोला वो आपको करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। चौथा, इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब होता है स्टे ऑर्डर। ठीक है, इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर। ओके, स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कोई इंसान कुछ करने जा रहा है उसको रोक दो। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोई इंसान कुछ करने जा रहा है और उसको आप रोक दो, दैट्स कॉल्ड स्टे ऑर्डर। अब ये क्या होता है मैं तुमको समझा रहा हूं। इंजंक्शन उन जगहों पे आता है जहां पे जनरली पर्सनल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पर्सनल टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी प्रोडक्शन हाउस है, करण जौहर, यू नो करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है? धर्मा प्रोडक्शंस। तो धर्मा प्रोडक्शंस में किसी नए एक्टर को लिया, ठीक है, और उससे 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, होता है ऐसा, ठीक है। अभी उस एक्टर की कोई पहचान थी नहीं, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म में आएगा तो लोग जान जाएंगे ना, तो एक साथ में 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करा लिया सस्ते में, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 30 लाख में। सोचो 3 फिल्म, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता। पर उसको भी अपना नाम चाहिए तो उसने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। पहली फिल्म रिलीज होती है, उसको 10 लाख मिलता है और अब वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है। अब धर्मा प्रोडक्शन उसको सेकंड फिल्म के लिए बुलाना चाहता है, आओ भाई नीचे आ जाओ, शूटिंग करना है सेकंड फिल्म का। पर वो बोल रहा है नहीं, अभी मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, मेरे को सेकंड फिल्म के लिए 2 करोड़ चाहिए, मतलब 2 करोड़ चाहिए, ठीक है। तो धर्मा प्रोडक्शन वाले बोले पर तुम्हारा तो 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट, 10 लाख ईच फिल्म, तुमको आना पड़ेगा नीचे, आओ। तो पता नहीं, नहीं आएंगे। तो यहां कोर्ट से ऑर्डर देकर उसके ऊपर क्या लगवा देंगे? इंजंक्शन। मतलब हमारी फिल्म में नहीं आएगा तो कहीं और भी नहीं काम कर पाएगा, तो हो गया बेकार। हमारे फिल्म में अगर काम नहीं किया तो किसी और फिल्म में भी काम, तो हो गया ना बेकार एकदम। दैट्स कॉल्ड इंजंक्शन, भयंकर इंजंक्शन, ठीक है। अब सोचो, बहुत पैसे वाले लोग भी हैं धरती पे जो अपने शादी ब्याहों में फिल्म स्टार लोग को बुलवा के नचवा लेते हैं, ठीक है। और ये फिल्म स्टार लोग जो होते हैं एक एक पार्टी में ठुमका लगाने का 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे बिल बोल देते हैं। तो सोचो, मान लो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला था, मुकेश अंबानी है ना, हो गया ना शादी उसका, मतलब उसके बच्चों का शादी हो गया ना, ठीक है। तो उसके जो भी थे वो वगैरह वगैरह, उसमें कई फिल्म स्टार्स लोग आए थे, ठीक है, तो परफॉर्म भी किए थे, तो उनके लिए पैसा दिया जाता है, ह्यूज अमाउंट होता है, एक एक मतलब ओकेजन पे परफॉर्म करने का, इट्स लाइक 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे मिलता है। तो उनमें भी अग्रीमेंट साइन रहता है, हर एक चीज पक्के में होता है, ओके। अब वो मूवी स्टार नहीं आया परफॉर्म करने, जबकि पूरे फैमिली में ये बोल दिया गया था कि सलमान खान नाचेगा जरूर, ठीक है, ऐसा बोल दिया गया था, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, पर नहीं आया सलमान खान, नहीं आया। अब सलमान खान अगर उस दिन नहीं आया ना, ठीक है, तो जेन्युइन रीजन है तो बात और है, लेकिन अगर नॉन जेन्युइन है, वो कहीं और शादी में चला गया था, सपोज वो अनिल अंबानी की शादी में चला गया था नाचने के लिए, तो अब उसके ऊपर क्या लगवा सकते हैं? इंजंक्शन। यहां नहीं नाचेगा तो कहीं भी नहीं नाचेगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इंजंक्शन। 5 नंबर, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या होता है? प्रोपोर्शनेट। आपने आधा काम किया, हम भी आपको आधा ही पैसा देंगे, दैट्स कॉल्ड क्वांटम मेरिट। 5 रेमेडीज है, ठीक है, 5। अच्छा, 5 लगा सकते हो क्या? 1 या 1 से ज्यादा भी चलेगा, पर 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 तो कहीं नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता कहीं भी,
ठीक है। अच्छा, आप अग्रीड पार्टी हो, आप इनमें से कौन सा रेमेडी चाहोगे? ये तो डिपेंड करता है सर कि हमारा नुकसान कैसा हुआ। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लॉस सफर्ड ओनली वी कैन थिंक कि हम लोग को किस तरह का रेमेडी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये पहले क्लियर है क्या? तो अब मैं कुछ तुमको प्रैक्टिकल दुनिया की बात बताता हूँ। आजकल ये सब लफड़े हो नहीं पाते जल्दी, क्योंकि क्या होता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लग गए हैं ना, उसमें इतना सोच समझ के टर्म्स एंड कंडीशन डाला जाता है कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। अभी अभी तुमको एयरलाइन कंपनी एग्जांपल दिया था। एयरलाइन कंपनी पहले से साइन करवा लेती है, अब वो कैंसिल भी कर दे, आपको कुछ भी हो जाए, यू कांट टेक एनी अदर एक्शन, यू कैन जस्ट गेट बैक योर मनी। बट व्हाट विल आई डू विद माय मनी? आई हैव टू गो टू दिल्ली, व्हाट कैन आई डू विद माय मनी? अब दिल्ली जाना जरूरी है, और अगर कुछ भी हो तो मेरे को तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, मेरा नुकसान हो रहा है, कोई उपाय नहीं है इसका। सब ये लोग पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस में आजकल लिखा रहता है। ठीक है, तुम मूवी थिएटर में जाते हो, जस्ट इमेजिन करो, मूवी थिएटर में इंसान बैठा है, शांति से फिल्म देख रहा है, तुम्हारे पॉकेट में कोई कीमती सामान वगैरह था, मोबाइल ले लो, चलो मोबाइल तो रहता है, मोबाइल जेब से निकल गया, सीट के भीतर घुस गया, और तुम पॉपकॉर्न खाते खाते भूल गए, क्योंकि वैसे भी फिल्म मॉल में तो मोबाइल वो रहता है ना साइलेंट मोड में, तो रिंग भी मारोगे तो रिंग बजेगा नहीं। ठीक है, तुम्हारा मोबाइल जो है वो सीट के नीचे चला गया है, तुमको पता भी नहीं है। तुम बाहर आए, जब बाहर निकल के आए तो सोचे कि घर में एक बार फोन करके बता देते हैं, बस अब याद आया कहाँ गया मोबाइल। तो फिर अंदर जाओगे, इतने में अंदर अगर कोई तुम्हारा मोबाइल पार कर दिया, व्हाट कैन यू डू? नथिंग, बिकॉज मोबाइल आइनॉक्स वाले या जो भी हॉल वाला होगा क्लियर उन लोग के टिकट में, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिलोंगिंग्स, यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। और अगर उनका स्टाफ भी खुद का चोरी कर ले तो वो कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, यू हैव लॉस्ट इट। तो एक्चुअली दुनिया में आजकल सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले से लिखे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को बहुत भयंकर गुस्सा आया, एक दिन मैं होर्डिंग देख रहा था, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, एक सप्ताह पुरानी बात है, कहीं एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था, उसमें लिखा था फ्लैट, बड़ा सा लिखा था, इतना बड़ा, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। अच्छा, फ्लैट 50% ऑफ का मतलब क्या है? कि कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं, स्ट्रेट। फिर ठीक उसके नीचे छोटा सा लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन। तो यार फिर फ्लैट क्यों लिखा ऊपर? तुम पहले बोला फ्लैट 50% ऑफ, फिर नीचे लगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई एंड ओनली ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। तुम रिबॉक में जाओ, रिबॉक की किसी दुकान में जाओ, बाहर लगाया होता है 50% सेल 50%, अंदर जाओ पता चलेगा 14 नंबर जूता पे खाली है। मतलब वो सामान जो कोई खरीदता दुनिया में नहीं है। सेल में कोई सामान काम का जो हम लोग ढूंढे वो तो होएगा ही नहीं, वो फुल है, वो न्यू अराइवल है, वो ऐसा है, वो वैसा है। खाली सेल में कौन सा है? जो बेकार है। तो बाहर इतना बड़ा लगा क्यों रखा है? फिर एस्ट्रिक मार के लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ओनली ऑन सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, जबकि ऊपर लिखा है 50%। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से ना वी कांट डू एनीथिंग। अच्छा, कैडबरी खाते हैं हम लोग, कैडबरी के रैपर के पीछे लिखा रहता है इफ यू आर अनसैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट प्लीज रिटर्न द प्रोडक्ट टू दिस प्लेस। पर वो लोग ये नहीं लिखते रिटर्न करने में पैसा देगा कि नहीं। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि रिटर्न तो कर देंगे पर आगे बताया नहीं कि पैसा देगा कि, तो फिर रिटर्न भी क्यों करें? तो कुछ क्लैरिटी तो है नहीं, खाली बेकार का लिख के छोड़ दिया है। तो ऐसा होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस 99% टाइम्स वी कैन नॉट क्लेम एनी रेमेडी। समझ में आ रही बात? ओके, अब ये पांचों अपने थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे आओ, पेज नंबर 1.39। तेज कर दे, कम बंद कर दे? नहीं, हम पसीना में भर जाएगा हमको। ठीक है, अच्छा 2 मिनट के लिए बंद कर दे। 2 मिनट में जितना गर्म होना हो जाओ। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नीचे 5, क्या हुआ? नीचे 5 बुलेट दिख रहा है क्या भाई? पहला हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है बोलो? रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिजन मतलब रिसेंड, मतलब लिखो कैंसलेशन, कैंसलेशन। ओके, आप अपने हिस्से का परफॉर्म नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे को डैमेज वैमेज नहीं चाहिए तो चलेगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि अग्रीड पार्टी कितना मांगना चाहता है। सोचो, अग्रीड पार्टी बोलता नहीं मेरे को उतना नहीं चाहिए, मेरे को कम चाहिए, तो ठीक है कम लो, फिर ज्यादा की कोई जरूरत। कितनी बार ऐसा होता है जब जीवन में हम लोग जाके पंगा क्रिएट करते हैं यार? कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हम लोग सामान खरीदें, खराब निकल गया होगा। ठीक है, पैंटलून्स, यू नो पैंटलून्स,
पैंटलून्स में मुझे याद है, मैं एक पुलोवर खरीदा था, वो जाड़े में पहनते हैं ना, स्वेटर टाइप का होता है, टी शर्ट प्लस स्वेटर टाइप का मिक्सचर होता है, वो मैं खरीदा था। एक वॉश के बाद वो ब्लाउज बन गया था। हाँ पहन ही वो मैं ऐसा, तो व्हाट कैन आई डू, यू कांट डू एनीथिंग, लॉस हो गया। तो हर बार कोई मतलब अग्रीड पार्टी हर बार जाके रेमेडी मांगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग रेमेडी अक्सर वही मांगते हैं जहां मतलब बड़ा अमाउंट हो, लाखों का, उस टाइप का, तब वहां वी टॉक अबाउट रेमेडी। अदरवाइज वी डोंट वांट टू गेट इनटू झमेला ऑफ रेमेडीज। तो अगर मान लो सामने वाला नहीं कर रहा हूं, मैं भी नहीं करना चाहता और मैं इतने से ही खुश हूं, मैं इतने से खुश हूं कि मुझे भी नहीं करना, जो बात खत्म, डैमेज नहीं चाहिए, तो बात दी एंड, बस और कुछ नहीं करना। फिर रेस्ट्रिक्शन के नीचे सेकंड पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट हेडिंग सेकंड, डैमेजेस मिला। अब देखो डैमेजेस में तुमको 5 तरह के डैमेजेस मिलेंगे, वहीं पे रहना। नंबर 1 बोलो, ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब लिखो डायरेक्ट डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब है डायरेक्ट डैमेज। और बी नंबर क्या दिख रहा है, स्पेशल डैमेज, लिखो इनडायरेक्ट डैमेज। मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ऑर्डिनरी डैमेज भी स्पेशल डैमेज भी दोनों समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। सपोज मैं एक प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहता हूं, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहता हूं, मतलब उसमें मैगजीन्स वगैरह, बुक्स वगैरह ये सब छपेगा। आई वांट टू स्टार्ट अ प्रिंटिंग प्रेस। तो कोई बड़ी कंपनी जर्मनी की, उनसे मैं प्रिंटिंग मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट प्रिंटिंग का मशीन। उस मशीन की कीमत है 40 लाख। मशीन का कीमत कितना, 40 लाख, जर्मनी से इंपोर्ट होके आएगा इंडिया में। तो मैंने उनको बोल दिया था कि देखो आप मेरे को 25 तारीख तक डिलीवरी कर देना मशीन का। जर्मनी वाले बोले हाँ 25 को क्या 24 को करेंगे, ऐसा बोल दिया था। और मैंने उनको बोल दिया था कि सुनो भाई लेट मत करना, क्योंकि हर दिन मेरे प्रिंटिंग प्रेस में 2 लाख रुपए का मतलब पेपर बुक्स छपता है। तो एक दिन भी आप लेट करोगे तो मेरे को 2 लाख का नुकसान होएगा। मेरे यहाँ पे ओवर डिमांड है, लोग अपना बुक्स मैगजीन्स वगैरह हमारे यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं, हमारे यहाँ ओवर डिमांड है। हर दिन का हम लोग 2 लाख रुपए का प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो आप एक दिन भी लेट करोगे तो मेरे को नुकसान कितना होगा, 2 लाख का डायरेक्ट नुकसान होगा। तो प्लीज डोंट डिले बियॉन्ड 25। वो लोग फाइनली 30 तारीख को डिलीवरी किए। नुकसान कितने दिन का हुआ, 5 दिन, 25 के बदले 30, 5 डेज, 5 डेज इंटू 2 lakhs, हाउ मच, 10 lakhs। दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज, दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज, डायरेक्ट डैमेज। तो वो मैं क्लेम कर सकता हूं, सही बात है ना। डेली का 2 लाख रुपए का प्रिंटिंग का काम है और वो 5 दिन लेट किया तो कितने का नुकसान हुआ, 10 लाख, तो मैं मांग सकता हूं। ओके, सेकंड क्या लिखा है, स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज बोले तो इनडायरेक्ट डैमेज। इस बार कुछ खास बात हुई, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है, तृणमूल कांग्रेस, उनको अपने झंडे प्रिंट कराने थे, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन में तृणमूल कांग्रेस का सिंबल भूल गया हूं, हाँ याद आ गया, एक पत्ती है शायद 3 से बना हुआ, हाँ वही है ना, वही है शायद, वो वाला मारने वाला तो सीपीएम का था ना, ठीक है। तो तृणमूल कांग्रेस का वो 3 फूल का एक छोटा सा सिंबल है। तो इस बार तृणमूल कांग्रेस जो है वो हम लोग से अपना झंडा प्रिंट करवाना चाहता है। 25 लाख का झंडा बनेगा, मतलब एक झंडा नहीं, बहुत सारे झंडे बनेंगे, 25 लाख का फ्लैग्स प्रिंट करके देंगे, ठीक है। और ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ममता बनर्जी ने बोल दिया है किसी भी हालत में 30 तारीख को डिलीवरी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो समझ गया 30 तारीख को डिलीवरी चाहिए। और 25 लाख का काम है, कितने काम है, 25 लाख का, ठीक है। एक दिन में 5 लाख का छपेगा, एक दिन में 5 लाख का। नॉर्मली हमारे प्रिंटिंग में कितने काम होता है एक दिन में, 2 लाख का, पर ये स्पेशल ऑर्डर है, कितने का छपेगा, 5 लाख का। तो हम लोगों ने उस जर्मनी वाले को बोल दिया था कि देखो यार तुम्हारी नई मशीन है, उसी से झंडा निकाल के देंगे, तुम 25 तारीख तक किसी भी तरह मशीनरी भिजवा देना, 26 से मेरा प्रिंटिंग चालू होगा, 5 दिन में प्रिंटिंग खत्म, 30 को ममता को डिलीवरी कर देंगे। और अगर तुम मेरे को मशीन डिलीवरी नहीं किया तो मेरा पर डे स्पेशल लॉस होगा, कितने का, 5 lakhs का, क्योंकि नॉर्मली 2 लाख का काम होता है, लेकिन अब की बार 2 लाख के साथ 5 लाख और है, इट्स अ न्यू ऑर्डर, तो 7 लाख का डेली का प्रिंटिंग होगा। नहीं किया वो, 30 तारीख को किया, तो मेरा ऑर्डिनरी डैमेज कितना है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 10 लाख, और मेरा स्पेशल डैमेज कितना है, 5 5 5 5 5 25 लाख। तो मैं ऑर्डिनरी डैमेज भी क्लेम करूंगा, स्पेशल डैमेज भी क्लेम करूंगा, दोनों क्लेम करूंगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डैमेज एंड स्पेशल डैमेज, लिखो
नीचे खाली जगह है ना, लिखो ऑर्डिनरी डैमेज कैन बी क्लेम्ड वेदर और नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. Ordinary damage can be claimed whether or not mentioned in the contract. Whether or not mentioned in the contract. Whether or not mentioned in the contract. Ordinary damage के लिए contract में लिखने की भी जरूरत नहीं, आप claim कर सकते हो. Next line. Special damage can be claimed only. Special damage can be claimed only when mentioned in the contract. Only if mentioned in the contract. Only if mentioned in the contract. तो स्पेशल डैमेज आप कब क्लेम कर पाओगे? ओनली इफ मेंशन. अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते. अब मैं एक नया नाम बोलूंगा जो वहां किताब में लिखा हुआ नहीं है. लिखो रिमोट डैमेजेस. रिमोट डैमेजेस कैन नेवर बी क्लेम्ड. रिमोट डैमेजेस कैन नेवर बी क्लेम्ड. रिमोट तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखो मत लिखो, क्लेम नहीं कर सकते. अभी रिमोट डैमेज क्या होता है मैं समझाता हूं तुमको, और ध्यान से सुनो, ठीक है? सीरियस. कोई स्टूडेंट है, क्लास पढ़ने के लिए आ रहा था, ठीक है? और क्या हुआ कि मैंने क्लास में एडवाइस दिया था कि टाइम मत वेस्ट किया करो, आते जाते तो रास्ते में पढ़ा करो. तो रास्ते में पढ़ते हुए आ रहा था, पर उसने मेरी पूरी बात सुनी नहीं. मैंने बोला था सिग्नल क्रॉस करते मत पढ़ना, ठीक है? और वो सिग्नल क्रॉस करते वक्त ही पढ़ रहा था, एडवाइस थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया. तो क्या हुआ, एक बाइक वाला आ रहा था, भर्र चलाते उसको ठोक के चला गया. तो उसको थोड़ा सा डैमेज पहुंच गया, मतलब उसकी बस एक टांग चली गई, ठीक है? हल्का फुल्का डैमेज हुआ. नाउ बॉस एक बात बताओ, ये डैमेज मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड नहीं है. ये कैसा डैमेज है? रिमोट डैमेज. ये कभी क्लेम नहीं हो सकता, ये कभी किसी हालत में क्लेम नहीं हो सकता. इट्स कॉल्ड रिमोट डैमेज. एक बात सोचो, सपोज हम लोग घर जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली काट गई रास्ता, ठीक है? और घर पहुंचते कुछ अनिष्ट हो गया तो बिल्ली पे केस कर दोगे क्या? ऐसे थोड़ा ना होता है. रिमोट डैमेज का मतलब है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी उस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड नहीं था, एकदम दूर दराज से. कई बार ऐसा नहीं बोलते थोड़ी देर काश जल्दी पहुंच जाते, थोड़ी देर लेट पहुंच जाते, ऐसा होता नहीं क्या? कई बार हम लोग के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग लगता है ये चीज हुआ इस वजह से ऐसा हुआ, इफ ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता. पर ये सब बोलने की बात है. यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स. तो सच थिंग्स आर नोन एज रिमोट डैमेजेस. अब जैसे ममता बनर्जी वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा था, एक तो ममता बनर्जी का झंडा दिए नहीं 25 लाख का नुकसान हुआ, ऊपर से ममता बनर्जी जो सूटेगी मेरे को पकड़ के अलग से, दैट इज रिमोट डैमेज. वो तो मैं क्लेम ऐसे भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो वो तो रिमोट डैमेज हो गया ना. तो रिमोट डैमेजेस कैन नेवर बी क्लेम्ड. ऑर्डिनरी कैन बी क्लेम्ड वेदर और नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. स्पेशल कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर एकदम? ये तीसरा नाम क्या लिखा है देखो, विंडिक्टिव प्यूनिटिव एग्जेम्पलरी डैमेज. बगल में लिखो तो इट इज लाइक अ फाइन. इट इज लाइक अ फाइन. अच्छा, स्कूल में ये सब नियम कानून नहीं हुआ करते थे क्या? ये कर लिया 100 रुपया फाइन, वो कर लिया 50 रुपया फाइन, लेट आने का इतना रुपया फाइन, होता ही था ना. तो ये सब जो फाइन होता था, पेनल्टी नहीं बोलते इसको, पेनल्टी नहीं बोलते. पेनल्टी वो होता है जो सरकार इंपोज करती है. स्कूल वाले जो लगाएंगे दैट्स नॉट पेनल्टी, दैट्स कॉल्ड फाइन. स्कूल में इससे बहुत ज्यादा फाइन वाइन होता था. तो लेट पहुंचे 100 रुपीज का फाइन डाल दिया. क्यों डाला? क्या स्कूल को तुम्हारे लेट पहुंचने से कोई डैमेज हुआ है क्या? होनहार मेधावी छात्र टाइम पे नहीं आया तो टीचर बेचारे का मन नहीं लगा, ऐसा होता है क्या? नहीं. तो तुम्हारे लेट पहुंचने से टीचर को तो कोई, मतलब स्कूल को कोई डैमेज नहीं पहुंचा, पर वो फाइन क्यों डाला गया? टू टीच यू अ लेसन, कि दोबारा ऐसा मत करना.
ऐसे जो पैसे होते हैं इनको बोलते हैं फाइन। फाइन का मकसद होता है कि दोबारा ऐसा मत करो। इस तरह का जो डैमेज होता है दैट्स कॉल्ड प्यूनिटिव डैमेज और विंडिक्टिव डैमेज और एग्जाम्पलरी डैमेज, ताकि दोबारा ऐसा नहीं किया जाए। अच्छा, विंडिक्टिव डैमेज ना अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो होगा, वरना नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। अगर आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो इतना विंडिक्टिव डैमेज देना, तो देना पड़ेगा, वरना नहीं। विंडिक्टिव डैमेज का मकसद बेसिकली क्या है? टू टीच यू अ लेसन, कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करो। यार, व्हाई विल समबडी वांट टू टीच मी अ लेसन इन अ कॉन्ट्रैक्ट? मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, एक वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट, तो साला वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट में वो मेरे को लेसन क्यों सिखाना चाहेगा कि मैं दोबारा ब्रीच नहीं करूं? पक्का मेरे और उसके बीच में सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, तभी तो मेरे को सबक सिखाना चाहता कि दोबारा मैं ऐसी हिम्मत। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मेरा किसी के साथ वन टाइम व्यापार है, लेन देन है, तो वाई विल ही बी इंटरेस्टेड इन टीचिंग मी अ लेसन कि मैं दोबारा ब्रीच नहीं करूं? पक्का मेरा उसके साथ बार बार रेपिटेटिव होता होगा, तभी वो सबक सिखाना चाहता है कि एक बार भी अगर कर दिए तो इतना बड़ा विंडिक्टिव डैमेज डालेंगे, दोबारा कभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो पक्का दोनों पार्टी के बीच में देयर विल बी अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, नहीं, वो अगर हमने इसको, वो तो रिमोट है, वो नहीं मांग सकते, नो चांस। ये क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर डी, नॉमिनल डैमेज। लिखो 100 रुपया, 100 रुपया। शगुन, शगुन का डैमेज, ठीक है, इसको बोलते हैं शगुन का डैमेज। ये नॉमिनल डैमेज क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसमें डैमेज अमाउंट लिखना जरूरी था। कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसमें डैमेज अमाउंट लिखना जरूरी था, तो डैमेज देने का कुछ था ही नहीं, फिर भी शगुन का एक डैमेज डाल दिया, कितना? 100 रुपया। ऐसे को क्या बोलते हैं? नॉमिनल डैमेज। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो ही आप लोग, वरना नहीं। और ये डैमेज है ही नहीं, एक्चुअली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि दोनों पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, फिर भी टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट दे वांटेड टू पुट अ डैमेज, सो एक शगुन का डैमेज डाल दिया, दैट्स कॉल्ड नॉमिनल डैमेज। ये भी बहुत रेयर है कि कोई नॉमिनल डैमेज हम पे डाले, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, इसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेज, ठीक है, क्लियर है ना? 5, बवाल है, बवाल, भयंकर। लिक्विडेटेड डैमेज की ब्रैकेट में लिखो, अ डैमेज विच कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक reputation damage, a damage that cannot be measured like reputation damage. कुछ डैमेजेस ना ऐसे होते हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे कैन यू मेजर रेप्यूटेशन डैमेज? नॉट पॉसिबल। तो वहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक डैमेज डाला जाता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है। ये क्लियर है क्या? मैं तुमको लिक्विडेटेड डैमेज का एक एग्जांपल देता हूँ। जितने भी फिल्म स्टार होते हैं ना, फिल्म स्टार जो टीवी शो वगैरह जा जाके करते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको। सपोज सोनू निगम है, कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हुआ है, टूर होगा 10 बड़े बड़े लोकेशंस का, वहां पे जाके ही विल डू लाइव परफॉर्मेंस, ओके। तो जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया, मार्केटिंग कर दी। 3 शोज के बाद ही बैक्स ऑफ, सोनू निगम बैक्स ऑफ। तो अब वो जो ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है, एक तो उनको टिकट का पैसा तो रिफंड करना ही पड़ेगा, प्लस उनका रेपुटेशन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, तो वो लोग उसके लिए सोनू निगम से पैसा मांगेंगे, हमारे रेपुटेशन का डैमेज। अब रेपुटेशन को कैसे नापें? तो इसके लिए क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही एक बड़ा अमाउंट लिख दिया जाता है, एक आर्बिट्ररी बड़ा अमाउंट लिख दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है, ओके। लिक्विडेटेड डैमेज इज द डैमेज व्हिच कैन जनरली नॉट बी कैलकुलेटेड इन मनी, so the parties decide a huge amount arbitrarily and put it in the contract कि इतना होगा तो करोड़ रुपया दे देना, बस। कोई लॉजिक उसका नहीं है कि कैसे कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेशन का कोई लॉजिक अवेलेबल नहीं है,
ओके, ये ठीक है ना, लिक्विडेटेड डैमेज। टर्न द पेज। अब ये 5 तरह के खत्म हो चुके हैं। अब देखो पेज 1.41 पे आओ, क्या लिखा है? नंबर 3, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने जो प्रॉमिस किया था वो उससे पीछे नहीं हट सकता, उसको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पर्सनल नेचर मतलब जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, वहां पे कोर्ट कभी भी आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी नहीं देगा। समझ गए? वहां इंजंक्शन मिल सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? पर्सनल सर्विसेज का है। जहां किसी व्यक्ति की पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो व्यक्ति पीछे हट रहा है तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो अलाउ करेगा नहीं, इंजंक्शन भले ही अलाउ कर दे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करेगा। ठीक है? फॉर इंस्टेंस आई गिव यू एन एग्जांपल कि कोई पैसे वाला है, उसकी शादी में जाके सलमान खान हैज टू डांस इन हिज मैरिज। ठीक है? एंड सलमान खान ऑल ऑफ अ सडन एंड में बोलता है नहीं मैं नहीं डांस करूंगा, तो वहां पे कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं डालेगा कि नहीं नाचना पड़ेगा। जहां भी किसी इंसान के पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होते हैं वहां कभी भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं अलाउ करता। ठीक है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट बहुत रेयर अलाउ करता है। कोर्ट बोलता है हमेशा कि सुनो अग्रीड पार्टी, पहले आप ऊपर वाले और नीचे वाले 4 में से कोई और मांग लो अगर आपको समझ में आता है। ठीक है? अगर उनसे काम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सोचेंगे इसके बारे में। तो कोर्ट जनरली ये वाला अलाउ नहीं करता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बिकॉज बोला ना, जब कोई इंसान परफॉर्मेंस नहीं देना चाहता तो इंसान भी मजबूर नहीं कर सकता कि देना ही पड़ेगा। ठीक है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके नीचे तुम देखो, तुमको 3 बुलेट्स दिख रहा है, एक बार उस 3 बुलेट के ऊपर का लाइन पढ़ो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रांटेड वेयर, नॉट बी ग्रांटेड, नॉट को सर्कल। will not be granted where number 1 monetary compensation is an adequate relief। जहां डैमेज से ही अगर काम बन जाए तो वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ठीक है? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मतलब क्या होता है? डैमेज। जहां डैमेज वाले रेमेडी से काम बन जाए वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। ठीक है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग, ये पर्सनल नेचर का है। ठीक है? Third, where it is impossible for the court to supervise the execution। देखो, कोर्ट सामने वाले को अगर मजबूर कर देगी कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, पर कोर्ट के लिए पॉसिबल है क्या जा जाके सुपरवाइज करना कि वो वैसे ही कर रहा है कि नहीं? तो अगर कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है सुपरवाइज करना तो कोर्ट फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं अलाउ करेगा। ठीक है? बिकॉज कोर्ट जब खाली ऑर्डर देने से तो नहीं होता। अरे कई लोग ना इतने 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 बेकार होते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया तो भी कुछ नहीं करने वाले, कोर्ट ऑर्डर भी कर दे तो भी नहीं करेंगे। तो फिर तो वहां पे तो कोर्ट के ऊपर एक लोड है कि उसको मजबूर करके करवाना, और कोर्ट बोला मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं सुपरवाइज करूं, तो फिर कोर्ट देगा ही नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो व्हाट आर द 3 केसेस व्हेन कोर्ट विल नॉट ग्रांट यू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? नंबर 1, वेयर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज एडिक्वेट रिलीफ। नंबर 2, where the services are of personal nature, and number 3, where it is not possible for the court to supervise the execution of the contract। चौथा क्या है? इंजंक्शन। लिखो स्टे ऑर्डर। क्या लिखा है? स्टे ऑर्डर। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं देगा पर स्टे ऑर्डर लगा सकता है। हमारे यहां नहीं नाचेगा तो कहीं और भी नहीं नाचेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये सॉरी इंजंक्शन। ये सारे फिल्म स्टार वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में इंजंक्शन रहता ही है। नहीं तो सोचो ना, ये लोग अपनी डेट्स, किसी को डेट्स सुनते हो ना, डेट्स। ठीक है? मेरे को शुरू में जब मैं पहली बार सुना था ये डेट्स वर्ड तो मेरे को बहुत कंफ्यूज हुआ, इतना बड़ा आदमी अपना डेट्स दे देता है क्या? पर हाँ, ये लोग डेट्स दे देते हैं एंड देयर डेट्स शुड नॉट ओवरलैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक फिल्म प्रोड्यूसर से बात कर लिया और वो बोला कि शूटिंग इतना तारीख से इतना तारीख तक होगा, तो वो डेट्स दे दिया है। अब फिल्म स्टार वो वाला डेट्स किसी और को किसी भी हालत में कभी भी नहीं देगा। तुम लोग को मैं एग्जांपल याद दिलाता हूं। शायद बिग बॉस यू नो बिग बॉस का कोई एक सीजन था, आई डोंट रिमेंबर द सीजन। तो होस्ट
सलमान खान है। बिग बॉस का होस्ट कौन? अब क्या हुआ कि वो बिग बॉस का जो सीजन था उसके नंबर ऑफ एपिसोड एक्सटेंड हो गए थे 1 महीने से। आई डोंट रिमेंबर सीजन नंबर क्या था, बट वो बिग बॉस का शो बहुत हिट हुआ, पॉपुलर हुआ, तो उसका सीजन 1 महीने से एक्सटेंड हो गया। अब सलमान खान ने ऑलरेडी उस पीरियड का अपना डेट्स किसी फिल्म के लिए दे रखा था। तो ये तो बड़ा अजीब है कि बिग बॉस का फिनाले वाला मंथ चल रहा है और उसमें सलमान खान होस्टिंग नहीं करेगा। तो सलमान खान ने नहीं किया होस्टिंग, सलमान खान ने नहीं किया, बोला नहीं करेंगे स्पीड का होस्टिंग, बिकॉज डेट्स कहीं और दिया हुआ है। ये होता है, ये लोग का डेट्स एकदम बुक्ड होता है। अगर ये लोग एक जगह डेट्स दे दिए हैं और फिर वहां नहीं जाके कहीं और जाएंगे ना, तो सामने वाला जो प्रोड्यूसर है वो इंजंक्शन लगवा देगा। तो ऐसे भी नहीं कर पाओगे कुछ भी, वैसे भी नहीं कर पाओगे, ऐसे भी नहीं कर पाओगे। समझ लो बात को? तो इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। लास्ट क्या लिखा है? क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, खत्म। तो यूनिट 6 हमारा समाप्त होता है। पीछे पलटो, 2 केस लॉ से करा चुका मैं। यूनिट 6 जाने ना, ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ब्रेक के पहले हम लोगों ने यूनिट 6 कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था ना, तो यूनिट 6 से क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, लेकिन उसमें जाने के पहले मैं थोड़ा थ्योरी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। तुम लोग वो लिख लेना, कहां लिखोगे बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन आंसर्स के जस्ट पहले यहाँ पेज नंबर 1.42 में खाली स्पेस है, हाँ यहीं पे लिखना, ठीक है। रेमेडी ब्रैकेट में डैमेज in case of anticipatory breach. Remedy ब्रैकेट में डैमेज in case of anticipatory breach. ओके, क्वेश्चन कैसा था वो एक बार देखो जरा, एग्जाम्पल देके डिस्कस कर रहा हूं। ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर सप्लाई ऑफ मशीन। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर सप्लाई ऑफ मशीन। मशीन की वैल्यू है ₹10 लाख, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मिस्टर ए इज अ ट्रेडर, तो वो मशीन अपने लिए नहीं खरीदा है, वो मशीन किसी और के लिए खरीदा है। तो मिस्टर ए वो मशीन लेकर किसको क्या करेगा? रीसेल करेगा। रीसेल मशीन फॉर रुपीज लेटस से 11 lakhs टू मिस्टर जेड। ओके, ये ड्रॉ करना है, जो मैं राइटअप दूंगा वो एग्जाम्पल के बेसिस पे ही है। ओके, सो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मशीन को लेके। मिस्टर ए ट्रेडर है, वो इससे मशीन लेके उसको बेचेगा, तो इससे 10 लाख में लेगा और उधर कितने बेचेगा? 11 लाख में। अच्छा, ये इसको मशीन डिलीवरी करने का जो डेट था दैट वाज सपोज 30 जून, that was the delivery date, 30 जून, that was the delivery date। और मिस्टर बी ने पहले ही बता दिया कि सॉरी हम नहीं कर पाएंगे, 1 महीना पहले बता दिया, 31 मई को, एंटिसिपेटरी ब्रीच। और से देखो प्लीज, मिस्टेक मत कर देना, सही है सब। ये रेड कलर वाला जो है ये हमारे लिए आउटसाइडर है, हम लोग का फोकस ब्लू कलर वाले पे है, ठीक है। हम लोग की सारी बातचीत ब्लू कलर वाले के बारे में होगी। मिस्टर ए मिस्टर बी, रेड वाला आउटसाइडर है, ठीक है।
तो मिस्टर ए इज अ ट्रेडर इन मशीन, वो मिस्टर बी से मशीन लेगा 10 लाख रुपए में और 11 लाख रुपए में बेचेगा मिस्टर जेड को, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज. मिस्टर बी वॉज सपोज टू डिलीवर द मशीन ऑन 30 जून, लेकिन वो 30 जून को डिलीवरी नहीं कर पाएगा. उसने 1 महीना पहले ही बोल दिया कि सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द मशीन. कब बोला? 31 मई को. एंटिसिपेटरी ब्रीच इसको तो बोलते हैं. एडवांस में अगर आप बता दो कि जी हम तो नहीं कर पाएंगे तो क्या है वो? एंटिसिपेटरी ब्रीच. तो मिस्टर बी विल क्लेम डैमेज, मिस्टर ए विल क्लेम डैमेज. मिस्टर ए विल क्लेम डैमेज फ्रॉम मिस्टर बी. द क्वेश्चन इज हाउ मच. अब तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है, देख के बोलते 1 लाख फटाक से, पर ऐसे नहीं करने का. ठीक है, एक बार स्टॉप. इसमें कुछ तरीका है. तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं. क्वेश्चन है सबसे पहले मेरा, हाउ मच डैमेज कैन मिस्टर ए क्लेम फ्रॉम मिस्टर बी. अब इसका जो आंसर है ना उसमें 2 बातें हैं, केस 1, केस 2. If Mr. A had informed Mr. B about his contract with Mr. Z, शिफ्ट. तो अच्छा मतलब हो गया ना. लिखा क्या, बात करें क्या? व्हाट इज केस 1? केस 1, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बता दिया था. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बता दिया था कि मेरा जेड के साथ ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुमसे 10 लाख में दूंगा, उसको 11 लाख में दूंगा. तब तो डैमेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 11 लाख माइनस 10 लाख इक्वल टू 1 लाख. बट अगर मिस्टर ए ने ये बात रेड वाली छुपा ली, बताया नहीं मिस्टर बी को, तब डैमेज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द मशीन माइनस कॉस्ट प्राइस. ना मैंने तो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया नहीं. अच्छा, मार्केट प्राइस तो कुछ भी हो सकता है. मार्केट प्राइस 11 लाख से ऊपर भी हो सकता है, 11 लाख से नीचे भी हो सकता है. सपोज अगर तुम बोलोगे सर मार्केट प्राइस ना 10.5 लाख है, कितना है? सपोज 10.5 लाख, तब आंसर क्या आएगा? ठीक है. लेकिन सपोज तो बोले नहीं सर मार्केट प्राइस 11 लाख से बेसी था, 12 लाख. ये तो डिपेंड करता है. ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस कितना था. बोला मार्केट प्राइस जो भी था, फिर मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा. अगर बता दिया था अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तब तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
और नहीं बताया था तो मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये क्लियर है? ये दो अलग अलग एग्जांपल लिया मैंने एमपी माइनस सीपी का। ठीक है, ये सबको क्लियर है क्या? तो अब थोड़े इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, वो अपने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। मैं 24 का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग वहीं पे ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, X entered into a contract with Y to supply him 1000 bottles. Supply 1000 bottles at the rate of 5 रुपया। ठीक है, to be delivered at a specified time. X contracts with Z to supply him 1000 bottles at the rate of 4.5 रुपया, and at the same time told Z, बता दिया इसको। ठीक है, तो इसको इन्फॉर्म कर दिया। हमारे लिए ये दो मेन है। सो केस 1, इफ X informed Z about his contract with Y, तो डैमेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 5 रुपीज माइनस 4.50 इंटू 1000 इक्वल टू 50 पैसा इंटू 1000, 500 रुपया। ठीक है, केस 2, if X had not informed Z, नहीं बताया था उसको, तब डैमेज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में मार्केट प्राइस जो है वो है बॉटल का 5.25 रुपया। अब पता है सबसे ज्यादा इस पूरे क्वेश्चन में बर्दाश्त क्या नहीं होता है स्टूडेंट को, कि सर बताया तो 500 रुपया मिलेगा और नहीं बताया तो 750 मिलेगा, तो इससे बढ़िया आकाश नहीं बताते। ये गलत सोच रहा है ना स्टूडेंट। वो तो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस ज्यादा लिख दिया तो लकीली ज्यादा निकल के आ गया। कल को अगर मार्केट प्राइस 4 रुपया 75 पैसा होता तो, कल को ये अगर 4 रुपया 75 पैसा होता तो तब तो 250 मिलता ना सिर्फ। तो
एक्चुअली होता है कि स्टूडेंट आंसर को देख के डिड्यूस कर रहा है, वो सोचा सर नहीं बताते तो बल्कि 750 रुपया तो अच्छी बात होती। अरे ऐसा नहीं है ना, वो तो फिगर्स की वजह से वैसा आंसर आ रहा है। सोचो, मैं एक बात तुमसे बोलना चाहता हूं, अगर मार्केट प्राइस 5.25 रुपया है तो फिर एक्स उसको 5 रुपया में बेचता है क्यों? कॉमन सेंस की बात है। तो डोंट गेट मिसगाइडेड बाय द फिगर्स कि आंसर क्या आ रहा है, तरीके पे जाओ। तरीका क्या बोलता है? अगर आपने उन्हें इसके बारे में बता दिया था तब तो एसपी माइनस सीपी, नहीं बताया तो एमपी माइनस सीपी। आर यू क्लियर ऑन दिस? क्वेश्चन 20 डन है, टिक करो उसको। अच्छा, बगल में क्वेश्चन नंबर 26 का ए। ओके, बात करें अपने अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। नाउ दिस इज हार्ड। व्हाई इट इज हार्ड? बिकॉज क्वेश्चन सेक्शन नंबर वाइज पूछ लिया तुमसे, कुछ बोला ही नहीं। इट वाज प्योर सेक्शन नंबर बेस्ड। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड एज स्टेटेड इन सेक्शन 62 से लेके 67। अब सेक्शन नंबर किसको मालूम है? ये एक्चुअली पता है कौन सा केस है? म्यूचुअल कंसेंट। लिखो म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट डैश 6 केसेस। म्यूचुअल कंसेंट डैश 6 केसेस। जब दोनों पार्टी आपस में म्यूचुअली कंसेंट करके नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेसिजन, रेमिशन, वेवर, मर्जर ये सब करते हैं तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। तो हमसे वही 6 केस पूछा है, हम बता सकते हैं वो 6 केसेस। आंसर में देखो 6 केसेस का नाम मिलेगा। नीचे देखो, नंबर 1 नोवेशन, रेसिजन, ऑल्टरेशन, पलटो, रेमिशन। अब उसमें तो कम ही लिखा है, अपने 2 और लिखेंगे, वेवर, मर्जर, है ना? डन है ये, टिक करो। पीछे मूव कर भाई। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 इज सो सिंपल। 18 पहुंच गए 18 पे। अब यहां पे एकदम सिंपल है। बात हुआ था कि वो 4,800 रुपीज में लेगा और 5,000 रुपीज में बेचेगा। कितने का प्रॉफिट? 200 रुपया पर टन, ठीक है। एंड हाउ मेनी टन्स आर देयर? 500 टन्स। तो 200 रुपया इंटू 500 टन्स कितना होता है? 200 रुपया इंटू 500 टन्स 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे वही बोला है कि ब्रीच कर दिया, तो बताओ डैमेज कितना? सो सिंपल। यहाँ पे कोई मैथ्स नहीं, 2 ही अमाउंट्स दिए हैं, 2 ही अमाउंट दिए हैं, 5,000 और 4,800। तो माइनस करके जो आंसर आएगा वही आंसर है, 1 लाख रुपीज का डैमेज है। क्वेश्चन नंबर 18। ए कॉन्ट्रैक्टेड विद बी टू सप्लाई हिम 500 tons of iron and steel at the rate of 5,000 rupees per ton to be delivered at a specified time. Thereafter, A contracts with C for the purchase of 500 tons of iron and steel at the rate of 4,800. तो एक से 4,800 पे लेगा और दूसरे को 5,000 पे देगा, thereby making a profit of 200 rupees. तो प्रॉफिट कितना? 1 लाख रुपया टोटल। C failed to perform the contract. Consequently, A could not procure any iron, steel and B rescinded the contract. What would be the amount of damages? लिखो 200 into 500 equal to 1 lakh. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 के ऊपर लिखो पेज 1.37। पेज 1.37। अभी क्वेश्चन क्या है? बोलता है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस जब आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में बच जाओगे। तो याद है 5 चीजों को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी माना जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, याद है? मतलब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। तो आज एक बार मैं रिवाइज भी कराया था। देयर आर 5 ways in which contract can be discharged: परफॉर्मेंस, म्यूचुअल कंसेंट, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में 5 चीजों को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानते हैं, 4 चीजों को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानते हैं। तो हमसे पूछा कौन कौन सी चीजों को आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानते हो। पेज 1.37 में ऊपर एक ग्रे बॉक्स है, देखो तुमको मिलेगा। पहला क्या लिखा है बोलो? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिल गया। सेकंड क्या बोलो? डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ अ पार्टी। थर्ड सबसीक्वेंट इलीगैलिटी। चौथा आउटब्रेक ऑफ
वॉर, पांचवा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। क्लियर है? वही बोलना है हमको आंसर में। ओके है ना? पीछे क्वेश्चन नंबर 11। एक फिल्म एक्ट्रेस है जो एक प्रोड्यूसर के साथ साइन किए कि 2 साल तक उसके प्रोडक्शन कंपनी में काम करेगी, पर क्या होता है कि वो साइमल्टेनियसली फिर जाके दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, तो गलत बात हुआ है ना। पहला प्रोड्यूसर के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? इंजंक्शन, यही ना। देखो हीरो हीरोइन लोग के कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते कि नहीं आके हम लोग यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, आप वहां पे इंजंक्शन डलवा सकते हो। लिख दो इंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे एग्जाम्पल से बहुत मिलता जुलता है। हम लोग एक जन से 11.5 लाख में मशीन लेंगे और दूसरे जन को 12,75,000 पे बेचेंगे। 11.5 लाख में मशीन लेंगे और 12,75 पे बेचेंगे, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1.25 लाख रुपया। हमने ये बात बता दी थी सामने वाले को, तो हम कितना डैमेज क्लेम करते हैं? 1.25 लाख रुपया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बिकॉज 2 ही फिगर है, तो माइनस करके एक ही आंसर आना है, 1.25 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, 1.25 लाख। 11.5 लाख में मशीन खरीद के 12,75 पे बेचेंगे, 1.25 लाख का प्रॉफिट है। हमने ये बात सामने वाले को बता भी दी थी, वो फिर भी डिलीवरी नहीं किया, तो डैमेज हमें कितना हुआ? 1.25 लाख। तो हम कितना क्लेम कर सकते हैं? 1.25 लाख। वेरी सिंपल। जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था वो 24 था, वो मैं पहले ही करा दिया तुमको, तो अब बाकी सब तो लल्लू है। ठीक है ना? 10 हो गया। 8 में भी वही है, बैठ के मैथ्स लगाओ। पहले पूछा व्हाट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज जब मैं पढ़ाना चालू किया था तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ब्रीच 2 पार्ट में, एक्चुअल एंटिसिपेटरी। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में मैंने नीचे लिखा था ना कि एडवांस में सामने वाला पार्टी बता देता है कि वो अनएबल टू परफॉर्म है, तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। अच्छा, एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेमेडीज विच आर अवेलेबल। नंबर 1, जिस वक्त उसने मुझे बताया कि वो नहीं कर पाएगा, पहले से बता दिया, तो जिस वक्त उसने बताया उसी दिन मैं मान लूं कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया और आज के हिसाब से डैमेज कैलकुलेट करूं एंड क्लेम कर लूं। या फिर आई हैव गॉट अनदर ऑप्शन, आई कैन वेट टिल द ड्यू डेट, कि शायद उसका मन बदल जाए और परफॉर्म कर दे, और ड्यू डेट के दिन भी अगर वो नहीं परफॉर्म किया तब फिर उस दिन के हिसाब से जो डैमेज निकलेगा मैं वो क्लेम कर लूंगा। तो सी, आई कैन आइदर कंसिडर इट एज अ ब्रीच टुडे इटसेल्फ, कैलकुलेट द डैमेज टुडे इटसेल्फ एंड क्लेम द डैमेज, या फिर आई कैन वेट टिल द ड्यू डेट, देन अगर नहीं हुआ तो ब्रीच माने और उस दिन के हिसाब से डैमेज निकाले और वो डैमेज क्लेम करें। तो 2 प्रकार के डैमेज होते हैं। तो यहां पे वही 2 भाव दिया है। शर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 300 रुपए में शर्ट लेंगे और 350 रुपए में बेचेंगे। पर शर्ट प्रॉफिट कितना? 50 रुपया। नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है? 1000। तो 50 रुपया पर शर्ट, 1000 शर्ट्स के हिसाब से कितना हुआ? 50,000 रुपया। एक ही आंसर और कोई आंसर ही नहीं है। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कैन आई आस्क? 50,000 रुपया। लिख दो 50,000। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन है तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अखिलेश रीड करेगा, कोई रीड करो। एक बात सुनो, स्ट्राइक बाय द वर्कर, क्या इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानते हैं क्या? लिखो तो स्ट्राइक बाय वर्कर के नीचे नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाता, तो इसको ब्रीच माना जाएगा। लिखो देयरफॉर इट इज ब्रीच, देयरफॉर इट इज ब्रीच। Hence, Akhilesh shall pay damages to Shekhar. Hence, Akhilesh shall pay damages to Shekhar. क्लियर है क्या? 6 हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया। प्लीज कम टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बगल में लिखो पेज 1.35। इसमें क्वेश्चन में पूछा है
कि बताइए व्हेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, तो तुम बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इन 5 केसेस। नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 2 म्यूचुअल कंसेंट, नंबर 3 सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, नंबर 4 ऑपरेशन ऑफ लॉ, नंबर 5 ब्रीच। अब सुनो, तुम पलट के देखोगे तुम शॉक्ड हो जाओगे। हाँ हो गए शॉक्ड। कितना पॉइंट्स है? 8 है ना। अपने कितना पढ़े? ये कुछ नहीं, ये लोग 5 को खींच के 8 बनाया है। वो याद है म्यूचुअल कंसेंट में 6 बुलेट था, नोवेशन, रेस्ट्रिक्शन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर, मर्जर। अगर मैं उसको अलग अलग लिख दूं तो ज्यादा हो जाएगा नहीं? वही किया है लोग, तो गेम किया हम लोग के साथ, ठीक है। तो अलग से कोई पॉइंट नहीं है, वही 5 पॉइंट ही है। ओके क्लीन है। तो देखो अभी हम लोग का यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5, 6 खत्म है, और उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी खत्म है, आई थिंक सो। हाँ मेरे को प्लीज बताओ क्वेश्चंस कौन सा बाकी है? सिर्फ यूनिट 3 का बाकी होना चाहिए। कल मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन लिखाया था। कौन सा बचा बोल? 1, 3। अरे तुम सीधा 14 में जाएगा क्या? 1 और 3 तो है ना बचा हुआ। अच्छा 1, 4, 13, 14 करा दिया ना यार मैं। टेलीग्राम और 13 यूनिट 3 है, बस यही है ना, बाकी सारा हो गया। तो यूनिट 3 खाली बचा है, और यूनिट 3 के क्वेश्चन आंसर बचे हैं, ठीक है। बस होने वाला ही है। यूनिट 3 में आओ। यूनिट 3 में आओ। ओके यूनिट 3 पेज 1.13। बड़ा चैप्टर है, मतलब यूनिट 3। क्या बोले? सक्सेशन। अरे सक्सेशन मतलब तो एक मर जाता है तो बेटा वारिस बन जाता है, उसको सक्सेशन बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन और सक्सेशन मतलब, रेस्ट्रिक्शन मतलब तो कैंसिलेशन होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता कभी एग्जाम में। रेस्ट्रिक्शन स्पेलिंग देख जाके। बोलो जी। हाँ असाइनमेंट ना सक्सेशन टॉपिक है, रेस्ट्रिक्शन निकाला। असाइनमेंट सक्सेशन दो अलग चीज है। ठीक है, असाइनमेंट और सक्सेशन का डिफरेंस तो ठीक है बता देता हूं। असाइनमेंट और सक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये टॉपिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे बिल्कुल भी इसका लेना देना नहीं है। असाइनमेंट मतलब क्या होता है, इधर देख लो, जब पूछा है तो बता देते हैं, एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये एक व्यक्ति है, इसके पास कुछ अधिकार है, कुछ राइट्स है। ये अपना राइट्स किसी और को देना चाहता है। ट्रांसफर हिज राइट्स, अपने हक किसी और को देना चाहता है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट करना। क्या करना? असाइनमेंट करना। तो इनके बीच में एक असाइनमेंट डीड बनेगा, ठीक है। और ये अपना हक किसी और को ट्रांसफर कर देगा। एनी एग्जाम्पल? यस आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। सोचो इसके कुछ सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स। नाउ दिस पर्सन हैज द राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। इसके पास 50 लाख रुपए के सन्ड्री डेटर्स हैं, तो इसके पास राइट्स है टू रिसीव 50 लाख रुपया। अब वो अपना ये राइट्स इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो अब डेटर्स लोग पैसा इसको देंगे कि इसको देंगे? तो इस इंसान ने अपना राइट्स पास ऑन कर दिया ना किसी और को, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। इसके लिए अग्रीमेंट बनता है, ठीक है।
अच्छा अब तुम्हारा सवाल है सर ये इसको क्यों देगा, अरे बदले में कुछ मिला होगा, बदले में कुछ मिला होगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। अब जैसे इसके पास जो डेटर्स थे वो 50 लाख के थे, ठीक है, तो ये ना अपने डेटर से हो गया था दुखी, इसको तुरंत पैसा चाहिए, और डेटर्स तो बोलता है हम लोग पैसा तो देंगे मगर धीरे धीरे, अब इसको टाइम है नहीं। तो ये इस इंसान से बात किया कि यार मैं अपना 50 लाख का डेटर तुमको दे दूंगा, तुम मेरे को कम पैसा दे दो तो भी चलेगा। तो इसने इसको 35 लाख दिया। कितना दिया? बोला अभी मैं तुमको 35 लाख दे देगा, बस खत्म, और 15 लाख तुम भूल जाओ। 15 लाख बैड डेट समझ लो, पीबीडीडी समझ लो, इंटरेस्ट समझ लो। तो इस इंसान ने अपना 50 लाख का डेटर्स 35 लाख रुपीज में बेच दिया। नाउ इस इंसान का आउटफ्लो कितना? 35, और ये 50 लाख के डेटर से धीरे धीरे रिकवर करेगा। तो 50 तक पूरा तो आएगा नहीं, कुछ तो बैड डेट होगा, और फिर देर से पैसा आएगा, उसका ब्याज भी है। तो ये हुआ असाइनमेंट, ठीक है। और सक्सेशन मतलब तो सिंपल है, ये बाप फादर मर गया, ठीक है, सेम आदमी है। तो ऑब्वियसली इसका एक लीगल हेयर था, सन या फिर डॉटर, ठीक है। तो अपने आप ही ये मरा, तो इसकी सारी संपत्ति पास डाउन हो जाएगी, ऑल असेट्स पासेस, ठीक है। ये बेच रहा है कि अपने आप जा रहा है? अपने आप जा रहा है, दैट्स कॉल्ड सक्सेशन, ठीक है। असाइनमेंट इज कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सक्सेशन इज कवर्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। तो असाइनमेंट वर्सेस सक्सेशन। असाइनमेंट में आप जिंदा हो, सक्सेशन में मर गए। असाइनमेंट में आप दे रहे हो तो आपको बदले में कुछ मिल रहा है, सक्सेशन में आप छोड़ के जा रहे हो, आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। असाइनमेंट आप किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को दे सकते हो, सक्सेशन तो जनरली आपके खुद के ही ब्लड लाइन में होता है, लीगल एयर में होता है, ठीक है। असाइनमेंट इज कवर्ड बाय दिस एक्ट, सक्सेशन इज कवर्ड बाय दैट एक्ट, ठीक है। असाइनमेंट में हम अपना कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स किसी को देते हैं, केवल क्या देते हैं भाई? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। सक्सेशन में तो हम अपना सब कुछ ही देके जाते हैं, ठीक है। आर यू क्लियर? असाइनमेंट सक्सेशन बहुत सारा डिफरेंस है। अभी डन है, हैप्पी क्या हटा देते हैं, ऊपर का मत मिटाना, खाली ये यूनिट 3 इज अ बिग वन। इसमें देखो 3 टॉपिक्स कवर्ड है। क्या क्या कवर्ड है? सबसे ऊपर देखो, कैपेसिटी का मतलब होता है कॉम्पिटेंस। कैपेसिटी मतलब कॉम्पिटेंस में आता है 2 चीज चाहिए, एक तो आपका दिमाग सही होना चाहिए, और दूसरा तुम होने चाहिए 18+। ये 2 चीज चाहिए, देन यू आर कॉम्पिटेंट, ओके। 18+ की उम्र और साउंड माइंड। अच्छा, हर वक्त साउंड माइंड होना जरूरी नहीं है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब आप साउंड माइंड के थे, हर वक्त साउंड माइंड होना जरूरी नहीं है। अरे हम लोग सब भी तो बीच में अनसाउंड माइंड के नहीं हो जाते क्या? बुखार, भयंकर बुखार हो गया तुमको, ठीक है, कभी ना कभी तो तुमको लाइफ में वो 104 वाला बुखार हुआ ही होगा, बाप रे बाप, उस वक्त तो लगता है बस उठा लो भगवान, ठीक है, क्योंकि हेडेक चढ़ जाता है। 104 वाले बुखार का सबसे प्रॉब्लम है, बॉडी तो चलो जैसी ये है, पर माथा एकदम भयानक फटेगा, यू कांट इवन स्लीप। तो उस वाला बुखार, मलेरिया टाइप होता है एकदम बुखार, तो उस वक्त तुमको लगता है कि बस अब तुम मरने वाले हो, तुमको ऐसा फीलिंग आता है। तो जब इंसान को लगता है कि वो मरने वाला है ना, तो हर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को तैयार हो जाता है। तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज उस वक्त आप साउंड माइंड नहीं हो, आप क्या हो गए हो? अनसाउंड माइंड। फर्क समझ में आ रहा है ना? देखो, मरता हुआ इंसान जिसको गारंटी, इसको मालूम है कि वो मरेगा ही मरेगा, कन्फर्म, उस वक्त उसका अचानक से मोह माया सब खत्म हो जाता है, ही इज विलिंग टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। तब कुछ भी साइन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उस वक्त तुम्हारा माइंड साउंड नहीं होता, क्या होता है? अनसाउंड माइंड। तो नॉर्मल इंसान लोग भी कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। कोई इंसान है जो बेवड़ा है, बहुत ज्यादा दारू पीता है, तो व्हेन ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, दैट मोमेंट ही इज अनसाउंड माइंड, ठीक है। या ड्रग्स दे रखा है, अनसाउंड माइंड।
और जो लोग ल्यूनेटिक होते हैं, ल्यूनेटिक मतलब पागल खाने में भर्ती, वो तो ऐसे भी है, अनसाउंड माइंड। और क्या चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, बिकॉज 18 माइनस वालों के ऊपर हम लोग किसी भी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन डालना नहीं चाहते, तो इसलिए 18 माइनस वालों के साथ कोई भी अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। सेकेंड है फ्री कंसेंट। दो पार्टी जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने मर्जी से हाँ बोलना चाहिए, अपने मर्जी से। फ्री कंसेंट मतलब अपनी इच्छा से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी दबाव में किसी प्रेशर में नहीं कर रहे हैं। अगर किसी दबाव या प्रेशर में कर रहे हैं तो फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा क्या, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करो वो लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए, अगर इलीगल पर्पस के लिए करोगे तो इलीगल है और वॉइड है। क्लियर एकदम। तो इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक सीखने को मिलेगा यार। पहला टॉपिक और तीसरा टॉपिक छोटा है, दूसरा टॉपिक बहुत बड़ा है, फ्री कंसेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये तीनों टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास मंडे 2 o'clock, ठीक है, 2:30, मंडे 2:30।